हेलो वाले, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक और नया टॉपिक, जो कि है विधि के शासन से आप क्या समझते हैं। क्या टॉपिक है? विधि के शासन से आप क्या समझते हैं। चलो भाई पढ़ते। तो विधि के शासन से आप क्या समझते हैं। भारतीय प्रशासनिक विधि में विधि के शासन के विभिन्न उभरते आयामों की लोगों का क्या करना है, विवेचना करनी है। प्रशासनिक विधि का अर्थ ही होता है कि सब लॉ से रिलेटेड मैटर होगा, जो नेचुरल जस्टिस हो गया, सिद्धांतों पे आधारित जो काम हो रहा है, रूल एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत काम हो, ठीक है। तो ये सब प्रशासनिक विधि का अर्थ ही है। तो विधि के शासन को ही क्या कहते हैं, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। तो विधि के शासन का जो अर्थ है वो क्या है। विधि के शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ एक ऐसा सिद्धांत है। विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि समाज में हर कोई कानून के अधीन है। तो सीधी सी बात है कि वो ऐसा सिद्धांत ही है, उसका क्या कहना है कि समाज में जो भी कोई है वो क्या है, कानून के अधीन है। चाहे वह व्यक्ति हो, संगठन हो या सरकारी क्यों ना हो। मतलब जो भी इस देश में रह रहा है या जो भी समाज में है, वो हर कोई क्या है, कानून के अधीन है। चाहे वह व्यक्ति हो, समाज हो या ही सरकार हो, संगठन हो, कुछ भी हो। यह सिद्धांत समानता, निष्पक्षता और न्याय पर आधारित है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? समानता, निष्पक्षता और न्याय पर क्या है, आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार की मनमानी शक्ति का प्रयोग ना हो। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना ही होता है कि किसी भी प्रकार की मनमानी शक्ति का प्रयोग ना हो, किसी भी प्रकार की मनमानी शक्ति का प्रयोग ना हो। और कानून के तहत सभी के अधिकार क्या रहे, संरक्षित रहे। कानून के तहत जो सभी के अधिकार है वो क्या रहे, संरक्षित रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यह सिद्धांत मतलब जो यह सिद्धांत है, ब्रिटिश न्यायविद ब्रिटिश न्यायविद A.V. डाइस द्वारा विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ठीक है, यह सिद्धांत जो है ब्रिटिश न्यायविद यानी A.V. डाइस द्वारा विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है, और जिसके अनुसार क्या है, कोई भी व्यक्ति है कानून से ऊपर नहीं है। उन्हें विधि के शासन के तीन प्रमुख तत्वों को परिभाषित किया। उन्होंने क्या करा था, विधि के तीन प्रमुख शासनों को क्या करा था, प्रमुख तत्वों को शासन के उसे क्या करता, वो प्रतिपादित किया था, परिभाषित किया था। एक होता है सर्वव्यापकता का सिद्धांत यानी सुपरमेसी ऑफ लॉ। ठीक है। एक होता है समानता का सिद्धांत, इक्वलिटी बिफोर लॉ। एक होता है संवैधानिक नियम या होता है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। भाई सर्वव्यापकता का सिद्धांत क्या कह रहा है भाई, तो देखो भाई, कह रहा है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सर्वव्यापकता का सिद्धांत ही होगा, सुपरमेसी ऑफ लॉ का मतलब ही हो गया कि कोई भी व्यक्ति क्या है, कानून से ऊपर नहीं है, सब उसके अंडर ही आते हैं। समानता का सिद्धांत, कानून सभी के लिए समान है। कानून क्या है, सभी के लिए समान है। और संवैधानिक नियम क्या होता है, किसी भी अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका पर निर्भरता। मतलब कोई भी अधिकार अगर हमें सुनिश्चित करना है, उसके लिए क्या है, न्यायपालिका पर निर्भरता है। तो प्रीडोमिनेंस किसकी होती है, लीगल स्पिरिट। तो ये एविडाइस ने क्या करा था, प्रस्तुत किया था, परिभाषित किया था। भारत की प्रशासनिक विधि में विधि के शासन का महत्व क्या है। जो भारत की प्रशासनिक विधि है में विधि के शासन का क्या महत्व है। तो भारत में जो विधि का शासन या विधि के शासन के आधार जो है वो संविधान है। भारत में जो विधि के शासन है वो क्या है, उसका आधार किसका है, संविधान है। संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 ने विधि के शासन को प्रशासनिक विधि के प्रमुख तत्व के रूप में स्थापित किया। जो भारत में जो विधि के शासन का आधार वह संविधान है। भारत में जो विधि के शासन का अधिकार क्या है या आधार क्या है, वो संविधान है। जाहिर सी बात है, संविधान के आधार पर तो पूरा विधि चल रही है, लॉ चल रहा है। संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार, 19 स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार, 21 ने विधि के शासन को प्रशासनिक विधि के प्रमुख तत्वों के रूप में क्या कर दिया, स्थापित किया है। कैसे? अनुच्छेद 14 देखो क्या कह रहा है, कानून के समान समानता और कानून के समान संरक्षण, बहुत सही। 19 से क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। 21 क्या कह रहा है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कानून में समानता और कानून के समान संरक्षण है। तो ये तीन चीजें हैं, वो क्या करती है, संविधान लेके जो अनुच्छेद की तीन विधि को क्या कर देती है, विधि शासन को प्रशासनिक विधि के प्रमुख तत्व के रूप में स्थापित कर देती है। ठीक है, तो विधि के शासन जो है, विधि के शासन ने प्रशासनिक विधि में नागरिकों के अधिकारों, प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यों को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विधि के शासन ने जो प्रशासनिक विधि में क्या करा है, नागरिकों के अधिकारों और जो प्रशासनिक अधिकारियों के जो कर्तव्य हैं उनको संतुलित करने में क्या करी है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी प्रकार से विधि का शासन प्रशासनिक विधि से जुड़ा हुआ है, स्थापित है उस पर। आगे चलते हैं। तो भारतीय प्रशासनिक विधि में विधि के शासन के उभरते आयाम। तो भारतीय प्रशासनिक विधि है, उसमें क्या है, विधि के शासन के जो उभरते आयाम है वो।
तो भारतीय प्रशासनिक विधि में, जो भारतीय प्रशासनिक विधि है उसमें क्या होता है, विधि के शासन के विभिन्न आयाम निम्नलिखित है। भारतीय प्रशासनिक विधि में जो विधि के शासन के विभिन्न आयाम है वो क्या है, निम्नलिखित है। पहला, न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म, जैसे कि न्यायपालिका ने विधि के शासन को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। तो न्यायपालिका ने क्या करा था, विधि के शासन को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उदाहरण के लिए देखें, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती है वो बनाम केरल राज्य देख ले, और मेनका गांधी बनाम भारत सरकार 1978 वाला देख लो भाई। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या हुआ था, संविधान के बुनियादी ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को संरक्षित किया गया था, ठीक है। और उसके बाद मेनका गांधी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 21 को विस्तार दिया गया था। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 21 को इसके मैटर में क्या किया गया था, विस्तार दिया गया था। इसमें देखते हैं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में क्या है, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस, प्रशासनिक प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू किए जाते हैं, ठीक है, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। तो दो मुख्य सिद्धांत में कौन से, न्याय सुनने का अधिकार और पूर्वाग्रह का अभाव, मतलब ऑर्डी अल्टरम पाइटरम, न्याय सुनने का अधिकार, और नेमो जुडेक्स इन कौसासुआ, पूर्वाग्रह का अभाव, यानी किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दंडित नहीं किया जाएगा, सुनने का अधिकार है, न्याय सुनने का अधिकार, ऑडी अल्टरम पैटरम आर्टम। और पूर्वाग्रह का अभाव, नेमो जुडेक्स इन कौसासुआ, कोई व्यक्ति अपने ही मामले का न्यायाधीश नहीं, कोई अपने ही मैटर में नहीं जज बनेगा, कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले का न्यायाधीश नहीं हो सकता, समझे। तो पूर्वाग्रह का अभाव होता है नेमो जुडेक्स इन कौसासुआ, और ऑडी अल्टरम पैटर्म आर्टम, तो ये न्याय सुनने का अधिकार और पूर्वाग्रह का अभाव, ये दो चीजें प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, ठीक है। आगे चलते हैं। तो प्रशासनिक विवेक क्या होता है, प्रशासनिक विवेक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। प्रशासनिक विवेक क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का नियंत्रण। विधि के शासन ने प्रशासनिक अधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियों को नियंत्रित किया। विधि के शासन ने क्या करा है, प्रशासनिक अधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियों को क्या करा है, नियंत्रित किया है। न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित किया है, जो न्यायपालिका उसने क्या कर दिया, सुनिश्चित किया है कि प्रशासनिक विवेक का उपयोग मनमाने तरीके से ना हो। न्यायपालिका ने क्या करा, यह सुनिश्चित किया है कि प्रशासनिक विवेक का जो उपयोग है वो मनमाने तरीके से ना हो। उदाहरण के रूप में देखें तो सतवंत सिंह बनाम एजी ऑफ इंडिया, सतवंत सिंह बनाम थे एजी ऑफ इंडिया 1967 के मैटर में यही हुआ था। तो प्रशासनिक विवेक का मतलब ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का नियंत्रण, की विधि के शासन ने प्रशासनिक अधिकारियों की जो विवेकाधीन शक्तियों को नियंत्रित किया है। उनका विवेक है, ज्यादा ना चले, दिमाग ना चले, शक्तियों के मतलब लॉ के अंतर्गत ही काम करे। न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित किया कि प्रशासनिक विवेक का उपयोग मनमाने तरीके से ना हो, मतलब मनमाने तरीके से ना हो, इसको नियंत्रित करने का आधार किसका, प्रशासनिक विधि का, ठीक है। आगे देखते हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा दे दिया था कि हमें सूचना का अधिकार है, आरटीआई से कहते शाना वही तो कहते सूचना का अधिकार अधिनियम। यह कानून नागरिकों को सरकार के कार्यों और निर्णयों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह कानून नागरिकों को सरकार के कार्यों और निर्णयों की जानकारी प्राप्त करने का क्या देता है, अधिकार देता है। लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व, जो लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व होता है, अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। विधि के शासन ने प्रशासनिक अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया। जो विधि के शासन ने क्या करा है, प्रशासनिक अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने क्या करा है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानव अधिकारों का संरक्षण, मानव अधिकारों का संरक्षण। विधि के शासन ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की है। विधि के शासन ने क्या कर दिया, नागरिकों के जो अधिकार है उनकी रक्षा क्या कर दी है, सुनिश्चित की है। उदाहरण के रूप में देखो तो डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मैटर में 1997 में, जिसमें पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के दौरान नागरिकों के अधिकार को सुनिश्चित किए गए थे। मतलब जो गिरफ्तारी के दौरान जो है उनके नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया था, पुलिस द्वारा जो गिरफ्तारी हुई थी डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य वाले मैटर में। तो मानव अधिकारों का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है, प्रशासनिक विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण भी इसी के अंतर्गत आता है थोड़ा थोड़ा। पर्यावरण विधि के शासन ने क्या, विधि का जो शासन है उसके ने क्या करा, पर्यावरण संरक्षण को एक संवैधानिक दायित्व बना दिया है। तभी तो विधि का शासन नहीं तो पढ़ रहे हैं, क्या दायित्व है,
तो MC मेहता बना भारत संघ में 1987 में गंगा नदी प्रदूषण का मुद्दा था, और वेल्लो सिटीजन वेलफेयर फोरम बना भारत संघ में 1996 में पर्यावरणीय अधिकारों को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना गया था। मतलब जो पर्यावरणीय अधिकार है उसमें क्या है, स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार क्या अनुच्छेद 21 का हिस्सा मान लिया गया था। जनहित याचिका पब्लिक इंटर ये भी विधि के शासन के अंतर्गत ही। विधि के शासन ने जनहित याचिकाओं के माध्यम से नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा करने का साधन प्रदान कर दिया, PIL जिसे कहते हैं। विधि के शासन ने क्या करा था, जनहित याचिकाओं के माध्यम से नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा करने का साधन प्रदान किया है। न्यायालय ने PIL की विधि के शासन को लागू करने के एक माध्यम बनाया। PIL को विधि के शासन लागू करने का क्या बनाया है, एक माध्यम बनाया। उदाहरण के लिए देखें तो SP गुप्ता बना भारत संघ, SP गुप्ता बना भारत संघ 1981 वाला मैटर। मनमानी प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध। विधि के शासन ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रशासनिक निकाय मनमाने निर्णय ना ले। तो विधि के शासन ने क्या करा, ये सुनिश्चित कर दिया कि जो प्रशासनिक निकाय है वो मनमाने निर्णय ना ले। और न्यायालय ने इस संदर्भ में कई बार प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की, और न्यायालय ने क्या करा इस संदर्भ में कई बार जो प्रशासनिक कार्य है उनकी क्या करी है, समीक्षा की है। आगे चलते हैं। तो बोला विधि के शासन के समक्ष चुनौतियां क्या क्या आती हैं। तो विधि के शासन के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आती हैं, प्रशासनिक विवेक का दुरुपयोग होता है, न्यायिक देरी और बोझ होता है, और पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का अभाव होता है, और विनियामक निकायों की सत्ता पर क्या होता है, प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं। तो ये उसके क्या है, चुनौतियां उसके सामने। आगे चलते हैं। आगे चलते तो आगे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि भारतीय प्रशासनिक विधि में विधि का शासन ने नागरिकों और सरकारों के बीच संतुलन बनाए रखने में क्या करी है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो भारतीय प्रशासनिक विधि है उसने क्या करा है, विधि में क्या है, विधि के शासन ने क्या करा है, नागरिकों और सरकारों के बीच जो है संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, यह न केवल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि यह सुनिश्चित भी करता है कि प्रशासनिक अधिकारी अपनी शक्तियों का क्या है, उपयोग संविधान के तहत और निष्पक्षता के साथ करें। आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में विधि के शासन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, और आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में जो विधि के शासन का महत्व है वो और भी अधिक क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि यह शासन के प्रत्येक अंग और कानून के अधीन रखता है। क्योंकि यह क्या करता है, शासन के प्रत्येक अंग को कानून के अधीन ही रखता है। ठीक है, तो चलिए भाई, ये था विधि के शासन की भाई क्या उपयोगिता थी, कैसे होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपने समझ लिया मेरे हिसाब से, आपको आ भी गया होगा समझ में। ज्यादा कोई कंटेंट टॉपिक था नहीं। विधि के शासन से आप क्या समझते हैं, भारतीय प्रशासनिक विधि में विधि के शासन के विभिन्न उभरते आयाम, हर चीज में आयाम है विधि के शासन का, बनाया इसलिए जाता है विधि का शासन जिससे हो सके जो प्रशासनिक काम हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, उनको क्या करा जा सके, कंट्रोल किया जा सके और नियंत्रित रूप से काम में लाया जा सके। तो ये आज हम लोग का टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।